करें स्टार्ट। कल हम लोग यहाँ पे रुके थे, याद होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के पास रुक गए थे आके। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था, शायद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी आने के चांसेस तो और कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे। स्ट्रक्चर मतलब WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन से लेवल के लोग बैठे हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर पहले मिनिस्टर रहता है, उसके नीचे उसके सेक्रेटरीट रहते हैं, इस टाइप से एक हायरार्की रहती है। बस ये एक हायरार्की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहता है सबसे ऊपर, उसके नीचे जनरल कॉन्फ्रेंस रहता है। आफ्टर दैट ये जनरल कॉन्फ्रेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाम से समझ में आता है, गुड्स काउंसिल जो है वो गुड्स की ट्रेडिंग में डील करता होगा, सर्विस काउंसिल सर्विस रिलेटेड ट्रेड में डील करता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपना गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट इनके अंदर डील करता है। अब इसके अंदर बहुत सारी कमिटीज़ है, वर्किंग ग्रुप्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है हम लोग, अब यहाँ अगर देखते हैं कमिटी और वर्किंग ग्रुप में, देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड कमिटी अंडर ईच काउंसिल। हर एक काउंसिल यानी गुड्स काउंसिल हो, सर्विस काउंसिल हो, IPR काउंसिल हो, सबके अंदर अलग अलग कमिटीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 कमिटी अंडर गुड्स काउंसिल के अंदर 11 कमिटी है अलग अलग। ठीक है, These committee deal with individual agreement and specific areas, example membership, application, development, etc. WTO के बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन रहते हैं? जो कंट्री रहते हैं वही मेंबर्स रहते हैं। तो उनकी क्या एग्रीमेंट हुई है आपस में, किसी ने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, तो ये सारी चीज़ों में वो डील करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाले कौन हो गए? उसके ऊपर वाले सीधा काउंसिल हो गए। These council oversee the implementation of WTO agreement in goods, service and IPR respectively. These council report to जनरल काउंसिल। ये लोग देखते हैं कि भैया जो एग्रीमेंट WTO के मेंबर्स ने आपस में किया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके और ये लोग रिपोर्ट करते हैं जनरल काउंसिल को। जनरल काउंसिल एक्ट एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। कोई डिस्प्यूट होता है तो सेटल करेगा, और कोई पॉलिसी को अगर चेंज करना है, कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम है तो उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, इट रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इट मीट्स सेवरल टाइम इन द ईयर। सालों में हर साल कई बार इनकी मीटिंग होती है, और ये रिपोर्ट किसको करते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट करते हैं। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कौन हुआ? इट इज़ द हाईएस्ट लेवल बॉडी which can take decision on all matters under any of the multilateral trade agreement. It means at least once every 2 years. 2 साल में एटलीस्ट एक बार तो भी मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मिल सकते हैं, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार इनको मिलना है। The WTO accounting for about 95% of the world trade currently has 164 members, of which 117 are developing countries और separate custom territories, accounting for which 95% of the world trade। मतलब 164 अलग अलग मेंबर्स हैं और 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड WTO के अंडर में आती है। Around 25 others are negotiating membership. The WTO agreements has been ratified in all members parliament. इसका मतलब पता है क्या होता है? 164 मेंबर ऑलरेडी हैं, उसमें से 117 मेंबर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और 25 और लोग हैं जो अभी निगोशिएट कर रहे हैं मेंबरशिप, मतलब एप्लीकेशन दिया है, फॉर्मेलिटी प्रोसीजर चालू है। और WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जितने भी, देखिए हर मेंबर यानी कंट्री है, हर कंट्री की एक अलग पार्लियामेंट होती है, बराबर है। तो सब जितनी भी WTO एग्रीमेंट्स है, हर कंट्री ने अपने अपने पार्लियामेंट में इसको पास कराया है। इट मीन्स रेटिफाइड इन ऑल मेंबर्स पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट हो गई, USA की पार्लियामेंट हो गई, हर पार्लियामेंट में इनके एग्रीमेंट्स को अप्रूवल दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये थोड़ा सा थेरोटिकल है, बस आज इतना ही पार्ट थेरोटिकल बचा है, बाकी तो पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम लोग। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, इसका मतलब पता है क्या है? जैसे किसी ना किसी के प्रिंसिपल से गाइड होना। जैसे हमारे कंट्री के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हम लोग वैसा करते हैं, यस और नो। वैसे ही WTO के भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं विच आर फाउंडेशंस ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए यूनिलैटरल, सिंगल साइड, बायलैटरल, 2 साइड, मल्टी यानी बहुत सारे कंट्री एक साथ इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो WTO का कहना है कि भैया ये जो जैसे ये 13 पॉइंट है ना, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि भैया इस टाइप से ट्रेडिंग होनी चाहिए।
ये जो 13 पॉइंट दिए हैं इस टाइप से ट्रेडिंग होना चाहिए, और एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के बीच में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी करते हैं वो चीज़ अलग है। जैसे लॉ रहता है ना भैया ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम फॉलो करते हैं क्या? कभी करते हैं कभी नहीं करते। हमारे फेवरेबल होगा तो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसा ही ये है। अब देखते हैं क्या बोलता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें सिर्फ कागज़ पे अच्छी लगती है। अब आपने पढ़ा होगा सर हम तो बैरियर भी लगाते हैं ट्रेड में, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाते हैं, सेफगार्ड मेजर भी लगाते हैं, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। ये सब चीज़ें डब्ल्यूटीओ मना करता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ कंट्री के हिसाब से नहीं सोचता, वो किसके हिसाब से सोचता? वर्ल्ड के हिसाब से सोचता है। वर्ल्ड में ट्रेड फ्रीली और अच्छे से होना चाहिए। वर्ल्ड में ट्रेड फ्रीली और अच्छे से होना चाहिए, ये उसकी सोच है, ठीक है। तो वो तो ये सारी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करेगा। देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला लिखा है ट्रेडिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है? क्या? सब नेशन से ट्रेड करो। श्रीलंका ज़्यादा प्यारा, चाइना ज़्यादा एक सगा एक सौतेला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस नेशन से आपको ट्रेड करना है उस नेशन से ट्रेड करो, लेकिन सबके साथ ट्रेडिंग करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन मत करो कि चाइना को प्रेफरेंस दे रहे हैं या श्रीलंका को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर भी देते हैं ना। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में पढ़ा था। अब डब्ल्यूटीओ ने एक रूल बनाया अभी रिसेंटली, मतलब 2-3-4 साल पहले, कि जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं ना, जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं, हर कंट्री को उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन मानना पड़ेगा। जैसे 164 डब्ल्यूटीओ है, एक मेंबर्स है, तो 163 अलग हो गए, एक इंडिया हो गया उसमें से। तो इंडिया को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन लिस्ट में 163 लोगों को डालना पड़ेगा। वैसे अमेरिका को भी 163 को डालना पड़ेगा, चाइना को भी 163 को डालना पड़ेगा। ऐसा इसका मतलब हर कंट्री एक दूसरे का मोस्ट फेवर्ड हो गया। दैट मीन्स जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो सब लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन के इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी एडवांटेज है, प्रिविलेज है, इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग any contracting party that is country to any product originating in or destined for any other country shall be extended immediately and unconditionally to like the product originating or destined in the territories for all other contracting parties। मतलब किसी एक को जो फायदा आप दे रहे हो ओरिजिन का या डेस्टिनेशन का, बाकी कंट्रीज को भी सेम फायदा देना है। यू हैव टू ट्रेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कंट्री कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। एक हमारा ज़्यादा नज़दीक का एक दूर का, ऐसा नहीं करना है। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन वेरियस परमिटेड एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस आर अलाउड। कभी कभी थोड़े एक्सेप्शंस अलाउड है स्ट्रिक्ट कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, कंट्री में एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेडिंग मे बी डन विद इन द ग्रुप discriminating against goods from outside. A country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries, or they are to may be given special market access to developing countries। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? तीनों एग्जाम्पल एक बार ध्यान से देखो। पहले एग्जाम्पल में लिखा है कंट्री में एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेडिंग में बी डन विद इन द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दिया था यूरोपियन यूनियन का, आपस में हम लोग फ्रीली ट्रेड करेंगे, कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन बाहर से भी अगर गुड्स आ रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि भैया तेरे ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दिए, ऐसा नहीं। एक सिंगल रेट लगाएंगे जो सब लोग लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेकेंड के अंदर लिखा हुआ है, सेकेंड है कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना से भी इंडिया का ट्रेड होता है, श्रीलंका से भी होता है, बांग्लादेश से भी होता होगा, झूठ वगैरह आता है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि चाइना बेकार है या पाकिस्तान बेकार है। नहीं, सबको एक सरीका ट्रीटमेंट देना है। अब ऐसा सिर्फ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा ये बात की बात है। ये सिर्फ डब्ल्यूटीओ का कहना है कि भैया आप ऐसा करो, तो सुनने में सिर्फ ये थेरोटिकल पार्ट है। डब्ल्यूटीओ ने बोला ऐसा करो, बस हम समझ लो कि ऐसा करना चाहिए, करेंगे कि नहीं वो बात की बात है। आई बात समझ में? इसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, और दे मे बी गिवन स्पेशल मार्केट एक्सेस टू डेवलपिंग कंट्री। ये क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बेचारे कम पैसे कमा रहे हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा स्पेशल एक्सेस दिया जाना चाहिए। एक है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ये क्या होता है? हमारे कंट्री में
जब भी चाइना से थोड़े हमारे इश्यूज चालू थे अभी कुछ दिन पहले डोकलाम को रिलेटेड, तो हम लोगों मतलब कई जगह बैनर्स देखे होंगे आपने, होर्डिंग्स देखे होंगे, चाइनीज प्रोडक्ट को यूज मत करो, दिवाली के टाइम पे भैया चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो। बैन तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, लेकिन आप परचेस ही करना बंद कर दो। इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, पब्लिक, कंट्री की पब्लिक क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं उसको अलग नज़र से देख रही है और इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अलग नज़र से देख रही है। और डब्ल्यूटीओ क्या बोलेगा, ऐसा करना चाहिए क्या, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। किसने, नेशन ने, नेशन यानी पब्लिक, कोई भी नेशन की पब्लिक ने इस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। मतलब जो प्रोडक्ट दिख रहा है, जो पसंद आ रहा है उसको ले लो, ये चाइना का इसलिए नहीं खरीद रहे, इंडिया का इसलिए खरीद रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या चाइना का इसलिए नहीं खरीद रहे और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इसलिए खरीद रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा डब्ल्यूटीओ का कहना है। इसके बाद है फ्रीयर ट्रेड। फ्रीयर ट्रेड मतलब, फ्रीयर ट्रेड मतलब जितने भी ट्रेड बैरियर है उसको कम करना। ट्रेड बैरियर किस टाइप के रहते हैं, दो तरह के ट्रेड बैरियर रहते हैं, एक तो ड्यूटी वाले, टैरिफ वाले, और एक नॉन टैरिफ। तो बैरियर कम करेंगे तभी तो फ्री ट्रेड बढ़ेगा ना। डब्ल्यूटीओ बोलता है बैरियर लगाओ ही मत और लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ो, ईज ऑफ ट्रेड की तरफ आपको बढ़ना है। डेवलपिंग कंट्रीज आर जनरली गिवन लॉन्गर टाइम टू कंफर्म दिस ऑब्लिगेशन। मतलब क्या हुआ इसका, डेवलप्ड कंट्रीज को तो इमीडिएटली ये सारे रूल्स है अप्लाई करने पड़ेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा टाइम दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को सुधरने का मौका थोड़ा ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी, ये क्या होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट अनसर्टन है, अनस्टेबल है, जैसे अभी तो ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए स्टेबल हो गई, कई बार ऐसा होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, जैसे कर्नाटक में कल हुआ, कर्नाटक में गिर गई ना कल सरकार। ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, गिर गई कल। ठीक है, ऐसे केस में अगर मान लीजिए किसी कंट्री में ऐसा अनप्रिडिक्टेबल नेचर है कि गवर्नमेंट कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, तो क्या कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या, या कोई फॉरेनर बिजनेस करना चाहेगा क्या? तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कोई ट्रेड बैरियर हटा दिया, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट 6 महीने बाद आई, उन्होंने फिर से उस पर ड्यूटी लगा दिया, ट्रेड बैरियर उठा दिया, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं होंगे, फॉरेन वाले। तो इसीलिए कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी रहनी चाहिए किसी भी कंट्री में। प्रेडिक्टेबिलिटी से दोनों चीज आ गई, गवर्नमेंट की प्रेडिक्टेबिलिटी प्लस गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, बदली हुई गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट हो, दोनों, एक ने अगर कुछ रूल पास कर दिया तो दूसरे ने उसको मानना चाहिए। ऐसा चाहिए, ऐसा होता क्या, होता नहीं, वो चीज़ अलग है। हम यहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बात पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा डब्ल्यूटीओ के कंसर्न है, ऐसा डब्ल्यूटीओ बोलता है। बोलता है तो करना चाहिए, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा था फिश 1000 टन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, ये सुन लो, तो ऐसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए क्या डब्ल्यूटीओ के हिसाब से, नहीं लगाना चाहिए। इससे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आता है तो आइदर 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, कोई भी 4, ये बोल्ड लेटर्स वाला दिख रहा है ना, ये 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना, कोई भी जो आपकी इच्छा, 3 या 4, मैक्सिमम 5, ये जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं। और एक चीज आपको पक्का बता देता हूं, अगर आपको बोल्ड लेटर्स याद आ जाएगा तो अंदर का आप लोग लिख लोगे, ये पक्की बात है, क्योंकि अंदर का अपने लैंग्वेज में लिखना है। और जो पेपर चेक करता है ना, वो सिर्फ बोल्ड लेटर्स ही पढ़ने वाला है। अगर बोल्ड लेटर सही दिखे तो बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ESSIM नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें ऐसा ही है, बोल्ड लेटर्स है और अंदर है। कभी भी बोल्ड लेटर्स अच्छे से याद कर लेना, उसको लिखने में गलती मत करना। अंदर कुछ भी लिखो सच्ची चलेगा। मुझे 60 मार्क्स मिले उस सब्जेक्ट में, 60 एग्जेम्पशन। पहले एक बार कम मिले थे, 40 ही मिले थे। एक बार मेरे को इंटर में एक अटेम्प्ट लगा है, 40 नहीं 38 39 ही मिले थे। और उसके बाद 60 जिस दिन मिले, मैंने एक ही काम किया, मैंने बोल्ड लेटर्स ऐसे कैसे लिख के आया एग्जाम में। ऐसे कैसे मतलब फर्स्ट पॉइंट को सेकंड भी नहीं किया, सेकंड को फर्स्ट भी नहीं किया। इतना भी कर लिए ना आपने और अंदर थोड़ा मन से लिख दिए ना, पूरे मार्क्स, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला उतना ही पढ़ता, पढ़ने वाला इंसान है कि नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना।
चलो जाने दो। तो ये बोल्ड लेटर्स अपने को ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। 4-5 जितनी आपकी इच्छा, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। चलिए, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस, ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप लोगों ने अनफेयर सब्सिडी लगाना, अनफेयर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाना, ये सब काम नहीं करना चाहिए जब तक आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, चाइना से गुड्स आ रहे हैं और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तकलीफ नहीं हो रही है, तो हमने ज़बरदस्ती उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जब तक वो डंप नहीं कर रहा, डंप कर रहा तो एंटी डंपिंग लगाओ। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तकलीफ हो रही तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाओ। और अगर ऐसा कुछ है कि भैया नहीं, उसने तो वहाँ सब्सिडी दे दी, तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी रहती है ना, जो सब्सिडी को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, उस टाइप के काम करो। तब तक, जब तक उसने नहीं किया तब तक तुम मत करो, ऐसा इसका कहना है। दिस इज टू बी अचीव बाय डिस्करेजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस सच एज एक्सपोर्ट सब्सिडी, डंपिंग एक्सेट्रा। हाँ, लेकिन अगर फिर भी वो करता है तो आपको फिर ये सब लगाना पड़ेगा, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ेगा, इंटेंडेड टू कंपेंसेट इंजुरी कॉज्ड बाय अनफेयर ट्रेड। यानी इसका मतलब चाइना ने वो काम नहीं करना चाहिए, चाइना करेगा तो हमको करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसके बाद बात आती है टैरिफ एज लेजिटिमेट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये क्या होता है? टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, बट टैरिफ सिर्फ उतनी ही लगाओ कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन हो, उसको कारण रहना चाहिए टैरिफ का। टैरिफ इसलिए मत लगाओ कि आपकी जो क्या कहते हैं, अपने आपके मन में ये इंटेंशन रहे कि हमको इंपोर्ट ही नहीं करना है। आई बात समझ में? इतना ज्यादा टैरिफ मत लगाओ कि इंपोर्ट बंद हो जाए, यानी ट्रेडिंग बंद हो जाए, इतना टैरिफ मत लगाओ। टैरिफ सिर्फ उतना लगाओ जितना आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं टैरिफ एज लेजिटिमेट मेजर्स, यानी टैरिफ को उसी लिए यूज करो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। टैरिफ को उसलिए यूज मत करो कि आपको इंपोर्ट बैन करना है या आपको इंपोर्ट कम करना है, ये रास्ते नहीं लाना है। आई बात समझ में? क्योंकि WTO क्या चाहता है? ट्रेडिंग फ्रीली होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, ये क्या होता है? हमारे यहाँ की पॉलिसी कैसी है, कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, जैसा चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द WTO insists that any decision by members in the sphere of trade on a respect of matter affecting trade should be transparent and verifiable। ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, और वेरीफाइबल रहना चाहिए, जस्टिफाइबल रहना चाहिए, वेरीफाइबल रहना चाहिए, ठीक है। सबको दिखना चाहिए कि आपने ये किया तो क्यों किया। इसके बाद such changes in the matters of trade or trade related rules have been invariably and without delay be notified by all trading partner। हर trading partner जितने भी आपके, सबको नोटिफिकेशन के साथ नोटिफाई कर दो कि भैया हमने ये रूल्स चेंज किए हैं। इन केस ऑफ एनी अपोजिशन, अगर कोई आपका ट्रेडिंग पार्टनर अपोज करता है तो इट शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एंड एनी लॉस अकरिंग टू द अफेक्टेड मेंबर शुड बी सुटेबली कंपेंसेटेड फॉर। ऐसा ये बोलता है करने का, लेकिन कोई कंपेंसेशन देता नहीं है। मतलब ट्रेडिंग पार्टनर अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी सुनो। जैसे इंडिया ने कुछ किया, जैसे अभी US और इसमें ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना में, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। और WTO के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ने आपस में बैठ के बात के एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर लो, सिंपल। आई बात समझ में? प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, ये क्या होता है? उरुग्वे राउंड जो हुआ था ना, कल देखा था अपन ने उरुग्वे राउंड, उसमें बहुत सारी चीजें अनसेटल्ड रह गई थी। अनसेटल्ड, जैसे मैंने बोला था, एग्रीकल्चर के ऊपर उसमें कोई बात नहीं बनी, लेबर के ऊपर उसमें कोई बात नहीं बनी, ये सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं बनी। तो इन चीज़ को लिबरलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, देखिए लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। हमारे कंट्री में LPG पॉलिसी आई थी उस समय, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या? ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। वैसे ही ये इनका कहना है WTO का कि ट्रेडिंग में आसानी होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। तो प्रोग्रेसिवली आप धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के तरफ बढ़ो, रिग्रेसिवली नहीं जाना है, प्रोग्रेसिवली, यानी लिबरलाइजेशन बढ़ाना है, कम नहीं करना है। इसके बाद बात आती है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस क्या होता है? मार्केट एक्सेस मतलब
कौन सा मार्केट की बात कर रहे होंगे? पूरे वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब हर कंट्री को हर दूसरे कंट्री के मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। या तो टैरिफ के साथ इंपोर्ट होगा या विदाउट टैरिफ के साथ इंपोर्ट होगा, लेकिन एक्सेस सबको होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। WTO एम्स टू इंक्रीज द वर्ल्ड ट्रेड बाय एनहांसिंग मार्केट एक्सेस बाय कन्वर्टिंग ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स इनटू टैरिफ व्हिच आर सब्जेक्ट टू कंट्री स्पेसिफिक लिमिट। Further, in major multilateral agreement like agreement on agriculture to specific targets have been specified for ensuring market access। इसका मतलब हर एक कंट्री का मार्केट दूसरे कंट्री के मार्केट को एक्सेस होना चाहिए। मैं मुझे जिस कंट्री से बुलाना है मैं बुला सकता हूँ। स्पेशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप्ड कंट्री। कोई भी घर में बच्चों को थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। कोई गलती करता है तो उसको मारते क्या पकड़ के? नहीं। और बड़े अगर कोई गलती जैसे मैं अगर अपने घर पे मेरे पापा का मोबाइल पानी में डाल दूंगा, मुझे पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? बिल्कुल पढ़ेगी। और अगर छोटा 2 साल का बच्चा डाल देगा तो उसको मारेंगे क्या पकड़ के? नहीं, नहीं मार सकते। तो वैसे ही WTO बोलता भैया जो कम डेवलप्ड मेंबर है बेचारे छोटे हैं, चाइना, पाकिस्तान, नहीं चाइना तो बड़ा है सॉरी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बच्चों को थोड़ा प्रिविलेज ज़्यादा दो, स्पेशल प्रिविलेज। लेस डेवलप्ड है ना, इनको थोड़ा कम प्रिविलेज ज़्यादा देना चाहिए। इनसे ट्रेडिंग करो ताकि इनका कुछ उद्धार हो, ठीक है, बढ़ जाए। और सबसे आखिरी चीज़, ज़रूरी चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। भैया ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रेड के अलावा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो और लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है। अब ये कुछ समझाने जैसा नहीं है इसमें। मार्केट एक्सेस मतलब क्या होता है? जैसे मैंने पाकिस्तान को बोल दिया कि मैं ना हम तुम्हारे से कुछ खरीदेंगे ना तुम्हारे से बेचेंगे, मतलब पाकिस्तान के ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेड कर सकते क्या? नहीं। ना इंडिया के ट्रेडर पाकिस्तान में ट्रेड कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में जितने लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं मैं उनको बेच नहीं सकता। नहीं, इंडिया वाले को पाकिस्तान के मार्केट का कोई एक्सेस नहीं है, एक्सेस डिनाइड। और पाकिस्तान वाले जो इंडिया में कुछ बेचना चाह रहे होंगे, इंडिया वाले कुछ खरीद रहे होंगे, उनको भी एक्सेस डिनाइड। अब वो लोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसा मत करो, हर आदमी को हर दूसरे कंट्री का मार्केट एक्सेस होना चाहिए। यानी मैं जो प्रोडक्ट बना रहा दूसरे मेरे प्रोडक्ट लेना चाहिए, वो लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा मार्केट भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिंपल। कई बात समझ में, मार्केट एक्सेस मतलब मार्केट, हम बोलते हैं ना एक्सेस डिनाइड, कई बार कंप्यूटर के अंदर गलत पासवर्ड हो जाता है, तो वैसे यानी हमको ये चीज़ देखने नहीं मिलेंगी लेकिन मिलना चाहिए, ऐसा इसका कहना। ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड वेरीफाइबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब झगड़ा होगा 2 कंट्री के बीच, जैसे ट्रेड वॉर चालू है USA और चाइना के बीच, तो ये क्या, इसको भैया ट्रांसफर इफेक्टिव तरीके से डिस्प्यूट को सेटल करना चाहिए। और वेरीफाइबल क्यों लिखा पता है? वेरीफाइबल वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन वेरीफाइबल मतलब? जैसे मान लो आपकी लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देती है, अगर आप वो डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप कहाँ जाते हो? हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो जब आप समझ लीजिए हाई कोर्ट गए तो वो जज ने क्यों ये डिसीजन दिया, ये हाई कोर्ट के जज वेरीफाई कर सके, हाँ भैया ये सही में दोषी साबित हुआ था इसीलिए ये डिसीजन दिया गया। नहीं तो कई बार पैसे लेके डिसीजन दे देते हैं और वो जस्टिफाइबल ही नहीं है। आई बस समझ, यानी मैंने वीडियो क्लिप भी चला दी कि इन्होंने इनको मार दिया और ये बोल रहे नहीं मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा, लेकिन वीडियो क्लिप से ये साफ दिख रहा है कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा, तो भी इन्होंने जज को खरीद लिया और जज ने बिना वेरीफाई किए डिसीजन दे दिया। तो ये गलत हुआ कि नहीं? ये नॉन वेरीफाइबल हुआ। तो डिसीजन कैसा रहना चाहिए? इट शुड बी वेरीफाइबल, दैट मीन्स इट शुड बी सपोर्टेड विद द कंक्लूसिव एविडेंस एज वेल एज प्रूफ्स। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं वेरीफाइबल। और ये डिस्प्यूट सेटल जल्दी होना चाहिए कि टाइम लगना चाहिए? जल्दी होना चाहिए। और अगर कोई एग्रीव पार्टी है कि उसको डिसीजन नहीं मानना है तो अपील प्रोसीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनकम टैक्स में रहता है ना अपील प्रोसीजर। लोअर कोर्ट अगर आपका बात नहीं सुनती तो आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करते कि नहीं करते? वैसे ही यहाँ पे भी अपील प्रोसीजर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये 13 पॉइंट है, 3-4 जितनी आपको 2 या 3 या 4 मैक्स 5 मैक्स जो आपको पसंद है वो पॉइंट चुन लो। और अगर गलती से एग्जाम में आता है, आएगा नहीं ये पक्की बात है, आपको अभी बता रहा हूँ, ये नहीं आता, आया तो क्या करना, जो 4-5 छाप देना उसको, और क्या करना। अरे समझे कि नहीं समझे? कुछ एग्रीमेंट्स WTO ने बनाए थे, आपकी इच्छा है तो पढ़ लेना, सिर्फ आपके ध्यान के लिए है।
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, एग्रीमेंट ऑफ टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट, बहुत सारे एग्रीमेंट बने थे। और ये एग्रीमेंट सिर्फ 3-3 पन्ने के नहीं है, 3-3 लाइन के नहीं है, ये 300 पेजेस के एग्रीमेंट है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, सब्सिडीज़ के लिए, सेफगार्ड्स के लिए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर के लिए, जनरल एग्रीमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूजलेस है, पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, फिर आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, दोहा राउंड कोई काम का नहीं है, काम की चीज़ है। दोहा एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक राउंड हुआ, नहीं कोई यूजलेस है, ज़बरदस्ती डाला हुआ है, ज़बरदस्ती है ना आपके पढ़ने के लिए, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है, यूजलेस है।